नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर अध्याय 4 कर रहे हैं। इसका नाम है ग्लोब। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है तथा मध्य भाग में उभरी हुई होती है। इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं? भू आभ या पृथ्व्याकार, और इंग्लिश में यदि हम बोलें तो ऑब्लेट, एलिप्सॉइड या फिर जियोइड शेप कहते हैं। तो पृथ्वी की कैसी शेप होती है? जियोइड शेप होती है। हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भू-आभ मतलब पृथ्वी के समान आकार। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास जो होता है 12,756.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास क्या होता है 12,714 किलोमीटर से लगभग 43 किलोमीटर अधिक कौन सा है? जो ये हम व्यास की बात करें तो ये व्यास जो है भूमध्यवर्ती व्यास, ये जो ध्रुवीय व्यास है उससे 43 किलोमीटर अधिक होता है। तो अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर तथा भूमध्यवर्ती एवं ध्रुवीय व्यास। तो ये चित्र है, इसमें हम देख सकते हैं परिधि जो है ये है परिधि। इसमें जो वृत्त का केंद्र है इस पूरे सर्कल का वो है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की जो दूरी है ये है व्यास और ये है अर्धव्यास। केंद्र से लेके और कहीं भी परिधि में हम यदि रेखा खींचें तो वो अर्धव्यास या फिर कहलाती है त्रिज्या। तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो तो है 40,075 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय परिधि हम देखें तो वो है 40,008 किलोमीटर। यहाँ हम इस चित्र में देख रहे हैं दो प्रकार के बल हैं, एक केंद्रापसारक बल है और एक केंद्राभिमुख बल है। इसमें क्या है, जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील होती है तो वो बहिर्गामी बल महसूस करती है, बाहर की तरफ फोर्स महसूस करती है। इस बहिर्गामी बल को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रापसारक बल कहते हैं। बल का प्रभाव किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, उसका वजन कितना है, उसके घूमने की गति कितनी है और केंद्र से कितनी दूरी पर है, वो इस पर निर्भर करता है। तो वस्तु जितनी बड़ी होगी, वजनदार होगी और जितनी तेजी से घूम रही होगी, केंद्र से जितनी दूर होगी, तो उतना ही क्या होगा? केंद्र पसारक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा और केंद्राभिमुख बल इसके विपरीत होता है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, एक छोटा रूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा यदि हम ग्लोब पर देखें तो वो हमें ज़्यादा सही रूप से वो दर्शा सकते हैं इन चीज़ों को। इसलिए ग्लोब पर बड़े मानचित्र जो होते हैं वो बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं और इस तरह से हम ग्लोब को पृथ्वी के छोटे रूप की तरह देख सकते हैं। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो इसमें हमें पृथ्वी एक तरफ कुछ झुकी हुई लगती है, जैसे ये कील है यहाँ पर इस तरफ झुकी हुई लग रही है ये। तो ये जो कील इसमें से निकली हुई होती है ये क्या होता है? इसका अक्ष माना जाता है, जिस पर कि ये पृथ्वी इस तरह से घूर्णन करती है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है? 66 सही 1/2 डिग्री का कोण, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर जो हम चित्र देख रहे हैं उसमें है पृथ्वी अक्ष और अक्षीय झुकाव। तो ये अक्ष है पृथ्वी है और अक्षीय झुकाव कितना है? ये है। यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? परिक्रमण कक्ष से
तल से लंबवत रेखा खींची हुई है। ये कितना है, अक्षीय झुकाव है, जो कि 23 सही 1/2 डिग्री है। और ये क्या है, विषुवत रेखा। तो हमारी जो पृथ्वी है उसको हमने एक काल्पनिक रेखा से 2 भागों में विभाजित किया है। तो जो रेखा 2 भागों में विभाजित करती है पृथ्वी को, उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा वह है जो कि पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिण में स्थित भाग को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसी भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही उसका अक्षांश है। जैसे कि हम ये माने ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। अब हमें यहाँ इसकी कोई भी स्थान ले लिया हमने, जैसे यहाँ पर ले लिया, उसको हम मान रहे हैं कि ये क्या अक्षांश है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा ये वो ही इसका अक्षांश भी माना जाएगा। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। कितने अक्षांश होते हैं, 180 अक्षांश। तो ये है भूमध्य रेखा। इसके बाद में ये पैरेलल लाइंस चलती हैं, समानांतर लाइन, ये सभी क्या हैं, अक्षांश हैं। इसमें जो दक्षिण की तरफ होते हैं उनको हम दक्षिण अक्षांश और उत्तर की तरफ उत्तर अक्षांश। जबकि यदि हम 90 डिग्री पर देखें तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी होती जाती है, जैसे कि ये कम होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख अक्षांश व्रत। तो जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो उसमें जो व्रत बनाती हैं वो प्रमुख कौन कौन से होते हैं। तो विषुवत रेखा को तो हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं हम, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री के बाद 23 सही 1/2 उत्तर की तरफ, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और ये 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण की तरफ, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ये रही मकर रेखा। इसके अलावा कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, इसके बीच का ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत 86 सही 1/2 डिग्री उत्तर में तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक व्रत 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं हम, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये कर्क रेखा है, इससे आर्कटिक व्रत, ये जो आर्कटिक रेखा है तो ये है 86 सही 1/2 डिग्री उत्तर में। मकर रेखा इससे है अंटार्कटिक, ये जो है ये है 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में। तो इस जो भूभाग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको तो हम क्या बोलेंगे, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ से लेके मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक तक तो जो ये वाला भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। तथा आर्कटिक व्रत से उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक व्रत से दक्षिण ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये आर्कटिक व्रत है, ये आर्कटिक व्रत है, इससे उत्तरी ध्रुव, और ये अंटार्कटिक व्रत से दक्षिणी ध्रुव, इसके मध्य जो भूभाग है इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध।
ये क्या है, ताप कटिबंध है। अगला हम जानेंगे देशांतर एवं देशांतर रेखाएं। देशांतर क्या होते हैं और देशांतर रेखाएं क्या होते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा, खड़ी रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती हैं, उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। जैसे कि ये जो है, ये क्या हो गई, प्रधान मध्याह्न रेखा हो गई एक तरह से। ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ लंबवत खींची गई है, और यहाँ इस रेखा से पूर्व या पश्चिम की तरफ, पूर्व या पश्चिम की तरफ किसी भी स्थान की जो कोणीय स्थिति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, सभी अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पाई जाती हैं। ये सब क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि ग्लोब या मानचित्र पर खींची जाती हैं। ग्लोब पर दर्शाई गई इन काल्पनिक रेखाओं से किसी भी महासागर, महाद्वीप, द्वीप, देश, क्षेत्र की निश्चित स्थिति तथा समय का पता लगाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360। 360 होती है देशांतरों की कुल संख्या। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या मानक रेखा जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक पश्चिमी देशांतर और पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित हैं। ये यहाँ से 180 डिग्री इधर हो गया, 180 डिग्री इधर हो गया, तो ये रेखाएं हैं इस तरह से। अब अगला हम पढ़ेंगे स्थानीय और मानक समय। ये क्या होते हैं। अब तक हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थित पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है। क्यों पहले होता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन को पूरा करती है। इस प्रक्रिया में, जैसे ये घूर्णन पूरा किया पृथ्वी ने अपने अक्ष पर 24 घंटे में, इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। 360 में 24 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 15 डिग्री, तो 1 घंटे में कितनी घूमती है, 15 डिग्री। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसको हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। 1 डिग्री यदि घूमती है पृथ्वी तो कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में। तो 1 डिग्री कितने में घूमती है, 4 मिनट में। इसको हमने ऐसे लगाया है कि 24 घंटे 360 डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री कितने में घूमेगी, 1 घंटे में घूमेगी, और 1 डिग्री कितने घूमेगी, 4 मिनट में घूमेगी। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री है, मान लो 2 डिग्री है, तो दोनों के बीच 1 डिग्री का समय, तो दूसरे देशांतर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं,
देशांतर रेखाओं पर पड़ती हैं, जिसमें पहले ये किरणें पूर्वी देशांतों पर और बाद में पश्चिमी देशांतों पर पड़ती है। इसी प्रकार किन्हीं दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट के समय का अंतर होता है। अब आता है स्थानीय समय। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर के सीधे में ऊपर होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। उस स्थान पर किसी खंबे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय तथा और सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा होता है, तर पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। यदि हम एक ही देशांतर पर देखें तो सभी स्थानों का समय एक जैसा होगा, जबकि पूर्व और पश्चिम में जो हर देशांतर का स्थानीय समय अलग अलग होगा। अतः जब हम किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ पर गए तो यहाँ पर कितना अंतर हुआ, 1 डिग्री पूर्व की ओर गए हम तो यहाँ के टाइम और यहाँ के अंतर में कितना होगा, 4 मिनट उसमें हम जोड़ देंगे पूर्व की तरफ। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में हम 4 मिनट घटा देते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे है, तो इसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय कितना हो जाएगा, 4 मिनट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार वहाँ पर क्या होगा, टाइम 8:04 प्रातः बजे। 8 में हमने 4 मिनट और जोड़ दिए तो 8:04। जबकि 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर स्थानीय समय क्या होगा, 8 में से 4 मिनट घट जाएंगे और क्या हो जाएगा, 7:56 हो जाएगा। अगला है प्रामाणिक समय। आगे हम पढ़ेंगे प्रामाणिक समय के बारे में। हमें है कि जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती हैं तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी क्योंकि वहाँ से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जैसे जब जयपुर में 8 बजे होंगे तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य में 5 देशांतरों का अंतर है। अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना एक प्रामाणिक समय निर्धारित कर दिया कि इस देश का प्रामाणिक समय ये होगा एक टाइम पे, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है। जो उस देश की मध्य भाग से निकलेगी उस देशांतर के अनुसार उसका प्रामाणिक समय निर्धारित होता है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रामाणिक समय या मानक समय कहते हैं। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश का मानक समय 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। चूँकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82.1/2 डिग्री पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पश्चिमी एवं पूर्वी समय में अंतराल बहुत अधिक हो जाता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय होता है। कौन कौन से देशों में? रूस में, अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। अगला हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या होती है?
180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 डिग्री 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। क्या आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है एवं पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी किस किस तरह से मूवमेंट करती है, गति करती है। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण होती हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती हैं। एक तो दैनिक, जो वो डेली घूमती है जिस तरह से, उसको कहते हैं घूर्णन गति, और एक होती है वार्षिक, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण गति। अब घूर्णन गति क्या है, आप यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे ये पृथ्वी है, इसका अक्ष है, उस पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर, एक घूर्णन पूरा करती है। इसलिए एक दिन में कितना टाइम होता है, 24 घंटे का समय। सौर, जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिसे 24 घंटे को दिन और रात, घंटों, मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक और जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इस दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में ही होती है तो कुछ की रात में। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाता है। ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें, जिधर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उधर दिन और दूसरी तरफ रात। ये है प्रकाश व्रत, पृथ्वी पर दिन रात होना। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, लेकिन दूसरा भाग जो कि सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर रात होती है। इस प्रकार ग्लोब पर वह वृत्त गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त या प्रकाश व्रत कहते हैं। अगला है परिक्रमण गति। पिछले अध्याय में आप ये जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर घूमती है। जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमण पूरा करती है। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे जो हैं उसको हम क्या करते हैं, शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे या एक दिन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण उस वर्ष में हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना 28 दिनों के बजाय क्या होगा, 29 दिनों का होगा, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे वर्ष 2012 एक लीप वर्ष था। अब आती हैं ऋतुएं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्र
पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है मार्च के महीने में। मार्च में क्या हो रहा है कि मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। तो इसी समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है यहाँ पे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होती है। यही स्थिति पुनः सितंबर माह में मार्च से मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती हैं। तो इसलिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पृष्ठ पर होती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 जून को सीधी कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। तो इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे दक्षिणी विषुव कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है। अगला आता है सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक तथा भव्य खगोलीय घटनाएं हैं जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा की अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जबकि सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आता है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पड़ पाती हैं पृथ्वी पर। तो इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, सूर्य ग्रहण। पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। यहाँ पर आंशिक ग्रहण और यहाँ पर पूर्ण ग्रहण। इस प्रकार जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य आती है, यहाँ पर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा के मध्य है, तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित हो जाती हैं और चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण।
शब्दावली ग्लॉसरी। गुरुत्वाकर्षण किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति। मानक समय किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, नई दिन की शुरुआत का स्थान। तो आज हमने जाना ग्लोब के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।